हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट दो टॉपिक्स के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। इतनी बात हमने कर ली थी। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस किसके अंदर आएगा, किस यूनिट का हिस्सा होगा ये? तो ये होगा हमारा इनपुट यूनिट का हिस्सा। किसका हिस्सा होता है ये? इनपुट इनपुट यूनिट का। अब हमने देखा था कि एक इनपुट यूनिट होगी, फिर बीच में हमारा सीपीयू होगा, और यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा, और हमारी यहाँ पर हमारी मेमोरी जुड़ी होती है। इस आर्किटेक्चर को किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने। इस आर्किटेक्चर को किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने। तो सबको पता है। तो आज हम इस हिस्से के बारे में बात करेंगे। अब इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेना, और इनपुट लेने के बाद वो उसको क्या करता है? या तो स्टोर करता है या उसको प्रोसेस करता है। ये दो काम करता है। तो इनपुट कराने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें आज देखने हैं। अब इनपुट के लिए पहला डिवाइस सबसे पहले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ मिलता है हमें, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में सबको पता है कि कीबोर्ड कैसा दिखता है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड के ऊपर हमारे ABCD 1 2 3 4 मल्टीमीडिया कीज़, ठीक है, और फंक्शन कीज़ रहती हैं। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डेटा को इनपुट करते हैं। दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। माउस के बारे में सबको पता है, ठीक है। माउस के अंदर हमारे पास एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, बीच में हमारा क्या होता है? एक व्हील होता है, जिसको हम स्क्रॉल करने से हमारा क्या होता है? पेज अप या डाउन होता है। इसके स्क्रॉल करने से पेज क्या होता है? या तो अप हो जाएगा, ठीक है, या पेज फिर डाउन जाएगा। तो इनसे हम क्या करते हैं? पेज को स्लाइड करते हैं। सबको पता है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जो जॉयस्टिक होती है वो भी हमारी माउस की तरह ही काम करती है। जॉयस्टिक क्या करती है? माउस की तरह ही काम करती है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड के अंदर, या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या काम है? वही काम है। जैसे माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे ही जॉयस्टिक हमारी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अब क्वेश्चन आपसे पूछने को तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा माउस है वो किस टाइप का डिवाइस है। तो आपसे कह देगा एक बात कि अगर वो इनपुट डिवाइस है, अगर कंप्यूटर हमारा माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, तो किस टाइप का डिवाइस है? तो आप बताओगे उसे कि वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है माउस के अंदर कि लेफ़्ट बटन किस लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लेफ़्ट बटन हमारा सिलेक्ट करने के लिए होता है। राइट बटन किसके लिए यूज़ होता है, और हमारा जो व्हील होता है वो किस पर्पस के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अब जॉयस्टिक के बारे में हमने बात कर ली कि ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस की तरह काम करता है। इसके अंदर यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? एक बॉल है। अब इस बॉल को हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं, और ऊपर टॉप की तरफ भी, यानी कि ये चारों डायरेक्शंस के अंदर घूमता है। अब बात करते हैं लाइट पेन की। अब लाइट पेन क्या है? लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? पॉइंटिंग करने का होता है। इसका काम भी क्या होता है? पॉइंटिंग करने का होता है। ये कैसा होता है? जैसे हम नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी होता है। अब इसका क्या करते हैं कि जैसे भी हमारी जो टच स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके ऊपर जिस तरह ही इसको लेके जाएंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फोटो सेल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की। तो ट्रैक बॉल क्या है हमारी? ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नोटबुक के साथ या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ। इंस्टेड ऑफ माउस की जगह हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर ट्रैक बॉल्स का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। अब जैसे ही हम इस बॉल के ऊपर अपनी फिंगर प्रेस करके इसको घुमाएंगे, ये बॉल रोटेट होगी यहाँ पर। तो ये हमारा एक पॉइंटर का काम करती है यहाँ पर। स्कैनर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि एक स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा स्कैनर होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। देखो ये लिखा हुआ है कि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक
इनपुट डिवाइस है, और इस इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, इस इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, डेटा का इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं? अब मानो आपके पास एक पेज है, उस पेज के ऊपर कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इस पेज को जब आप इस ग्लास के ऊपर प्लेस करोगे, इस ग्लास के ऊपर प्लेस करोगे, तो ये क्या कर लेगा, इस डेटा को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म के अंदर। इस डेटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। जब ये डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होने के लायक बन जाता है। स्कैनर कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अब सोर्स क्या हो सकता है, पेज हो सकता है, विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। फिर इसको क्या कर देते हैं, 1 और 0 की फॉर्म के अंदर ये डिस्क के अंदर स्टोर कर देता है। डिजिटाइजर क्या होता है, तो डिजिटाइजर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब मैं जो पेन टैबलेट लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, हमारा एक डिजिटाइजर है। मैं जिस तरह इसके ऊपर जहाँ पर प्रेस करता हूँ वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है और उसको सेंस करने के बाद किसके पास भेजता है, कंप्यूटर के पास भेजता है। इतनी बात क्लियर है? देखो, डिजिटाइजर हमारा क्या है, एक टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी होता है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा सॉरी इनटू बाइनरी इनपुट्स। ये क्या करता है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ऐसे इमेज बनानी शुरू करता हूँ। ये मैंने क्या करे, सलमान खान तेरे नाम बीच की मांग। ठीक है, ये सलमान खान मैंने बना दिया है यहाँ पर। अब इस सलमान खान की मैंने इमेज यहाँ पे बनाई, तो अब इस डेटा को ये डिजिटाइजर किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी के अंदर। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब क्या है कि ये अब कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। क्लियर है? अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। अब देखो, जितने भी इनपुट डिवाइस है ना, उनके लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो वो इनपुट लेते हैं जब, इसका मतलब है कि उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, या तो उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, फिजिकली डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये फिजिकली जो डेटा डाल रहे हैं ये हमारा किस फॉर्म के अंदर होता है, बताओ? ये डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में तो होता नहीं है। इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अब इसका देखो, ये माइक्रोफोन जो है इसका काम क्या है, माइक का काम क्या होता है हमारा, साउंड को कैप्चर करना। अब ये साउंड वेव्स जो हैं हमारी, जो साउंड वेव्स होंगी, उन साउंड वेव्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके, स्टोर कर सके। तो माइक्रोफोन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम साउंड को इंसर्ट करते हैं और ये उसको स्टोर कर देता है किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो ये जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं ये हमारे मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म या फिर डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर तक ले जा सकते हैं। द माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। तो हमें पता ही है माइक्रोफोन का काम क्या होता है, माइक का काम क्या होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले। तो MICR की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। याद रखना है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की जगह आपको आर की जगह, रीडर की जगह कुछ और दे देंगे, तो आपको फुल स्पेलिंग इसकी और फुल फॉर्म इसकी आनी चाहिए। तो MICR क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम हम बेसिकली कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको बैंक्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बैंक्स के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम चेक्स का यूज़ करते हैं। तो चेक के ऊपर आप देखोगे कि चेक के ऊपर 2 3 1 4 9 5 6 ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं चेक में नीचे की तरफ। तो उन नंबर्स को पहचानने के लिए, ठीक है, उन नंबर्स को पहचानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, MICR का। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR की फुल फॉर्म क्या है, बोलो, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है,
कि द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक। जो चेक होता है हमारा उसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, तो उसको लिखने के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो इंक होती है ना, इस इंक के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किसके, मैग्नेटिक मटेरियल के। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई फर्जी चेक बनाया और उसको आपने क्या करा, प्रिंटर के अंदर अपने में प्रिंट कर दिया और उस पर नंबर डाल दिया 2 3 1 4 9 5 6, तो अब जो इंक इसके अंदर यूज कर रहे होगे आप, तो इस इंक के अंदर वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे नहीं। अब मैग्नेटिक पार्टिकल्स जब इसके अंदर होंगे नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो आपने चेक बनाया है वो चेक आपका क्या है, फेक है। वो चेक आपका कैसा है, फेक है, जिससे ये MICR मशीन आपको बता देगी कि ये चेक जो है ये फ्रॉड के लिए यूज़ किया गया है, ये ओरिजिनल चेक नहीं है, ये जेन्युइन चेक नहीं है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज डैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। अब ये फास्ट भी होता है और इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। फिर आता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। फुल फॉर्म ऑफ OCR क्या हो गई हमारी, OCR फुल फॉर्म क्या हो गई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR क्या है हमारा, एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, रीड करना प्रिंटेड टेक्स्ट को, जिसका काम क्या होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना। अब OCR क्या करता है, स्कैन करता है टेक्स्ट को, ठीक है, कैसे, ऑप्टिकली और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, किसकी फॉर्म के अंदर, मशीन रीडेबल कोड के अंदर, एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी, और क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है सिस्टम की मेमोरी के अंदर। बार कोड रीडर देख लेते हैं। अब बार कोड रीडर जो है ये आपने मॉल्स के अंदर स्पेस है देखा होगा। अब जो मॉल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अब प्रोडक्ट्स को पहचानने के लिए जो काउंटर के ऊपर एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके पास क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है। अब इस मशीन का काम क्या है, इस कोड को पहचानना, इस कोड को पहचानना। अब करा क्या जाता है कि पहले सिस्टम के अंदर सारे इन कोड्स को क्या कर देते हैं, हम इन सारे बार कोड्स को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और इनके साथ प्राइस के साथ इनकी ब्रांड नेम, ये सारा का सारा हम इनमें ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही आपने क्या करा, इस बारकोड के प्रोडक्ट को उठाया और आप लेकर गए काउंटर के ऊपर, तो काउंटर पे आपने जैसे ही इनको ये प्रोडक्ट दिया, उनको ये तो पता नहीं है, क्योंकि अब हर प्रोडक्ट के साथ ये तो पॉसिबल है नहीं कि उसकी MRP हर किसी को ये पता हो कि कहाँ पर लिखी होगी, ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ पर ढूंढ कर फिजिकली आप डालोगे तो आपके पास जितने कस्टमर्स हैं उनको लाइन के अंदर वेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये बार कोड को इस मशीन से स्कैन किया, जो आप प्रोडक्ट लेकर आए थे उसके ऊपर ये बार कोड था, तो उन्होंने जैसे ही इसको स्कैन किया तो इसका डेटा आपका कंप्यूटर में जाकर मैच कर गया। अब मैच कर गया, उसमें आपने इस बार कोड में, इसका ये नंबर ले लेता हूँ लास्ट का 128, अब ये 128 वाले पर लिखा था कि ये हमारा क्या है, एक शैम्पू है, ठीक है, और शैम्पू किसका है, ये डव का है, और इसका प्राइस हमारा MRP 200 रुपीज़ है, और डिस्काउंट आपके जो मॉल था उसने आपको 10% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कि ये अब आपको एक्चुअल प्राइस 190 रुपीज़ के अंदर पड़ गया, 180 रुपीज़ के अंदर पड़ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा इंसान आपके पीछे खड़ा है, उसके पास दूसरा बार कोड का है 212 का, ठीक है, जैसे ही उसको ये मशीन से स्कैन करेंगे तो उसका जो भी डिटेल होगी प्रोडक्ट की वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो बार कोड का कार्ड आपको बार कोड का काम आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर की। ऑप्टिकल मार्क रीडर सबसे पहले हमने इसके साथ बहुत खेला है, ये है हमारी OMR शीट के लिए। OMR शीट देखिए,
जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते थे, ए के 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो अब इस OMR मशीन के अंदर क्या करते हैं, हम इस टाइप की OMR शीट को इसके अंदर डालते हैं। अब आपने क्या किया, आपसे एग्ज़ाम लिया गया और एग्ज़ाम लेने के बाद आपसे क्वेश्चन दिए गए थे, तो आपने क्या करा, 1 के अंदर अपना ऑप्शन फिल कर दिया कि मेरा ऑप्शन था ABCDE, इसमें से B ऑप्शन आपको सही लगा, आपने इसको क्या करा, पेंसिल से डार्क कर दिया। अब मशीन क्या करेगी, इस डार्क स्पॉट को रीड करेगी और उसके बाद उसको जो रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर है उसके साथ इसको मैच करके देखेगी। अगर मैच है तो इसको करेक्ट कर देगी, अगर मैच नहीं होता है तो इस आंसर को रॉन्ग कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। तो आपको OMR की फुल फॉर्म के बारे में पता चलना चाहिए, OCR की फुल फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गए। दूसरा MICR, ठीक है, MICR की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इनपुट डिवाइस के अंदर जो माउस है हमारा कैसा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। प्लस में हमें ये भी याद रखना है कि जो स्कैनर है वो हमारा कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, याद रखोगे इतना। अब चलते हैं आगे, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस हमारा किसके अंदर आता है, आउटपुट यूनिट के अंदर आता है। अब आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट वो बीमारी है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमने डेटा इनपुट करा था वो कैसा दिखता था। यानी कि स्क्रीन की बात कर रहे हैं, मॉनिटर की बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं। वीडियो की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे। तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो सबसे पहले इन्होंने कहा मॉनिटर्स हमारे क्या है, आउटपुट देने के काम आते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो ग्राफिक प्लॉटर हैं वो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, और जो प्रिंटर हैं वो भी हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब जो प्लॉटर्स होते हैं और प्रिंटर्स होते हैं इनका काम सेम ही होता है। प्लॉटर्स का और प्रिंटर्स का दोनों का काम हमारा सेम होता है। अब प्लॉटर्स क्या यूज़ होते हैं, प्लॉटर्स का यूज़ होता है इंजीनियरिंग के अंदर। तो वहाँ पर जितने भी ग्राफ्स, चार्ट्स, अपने नक्शे जितने भी बनते हैं, ब्लूप्रिंट्स जितने भी बनते हैं, तो उनकी साइज़ होती है ज़्यादा बड़ी। यहाँ जबकि प्रिंटर के ऊपर हम यूज़ क्या करते हैं जनरली, A4 शीट को, A5 शीट को, A6 शीट को, तो इन शीट्स का हम यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो शीट्स यूज़ होती हैं वो हमारी चार्ट साइज़ की होती हैं या उससे भी बड़ी होती हैं। तो ग्राफिक प्लॉटर और प्रिंटर दोनों का काम क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं मॉनिटर की। अब मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर को हम क्या नाम से जानते हैं, एक नाम है हमारा VDU। वीडियो की फुल फॉर्म हमें याद रहनी चाहिए कि वीडियो हम किसे कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को। इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारी किससे अटैच होती है, कंप्यूटर से अटैच होती है, CPU से अटैच होती है। इसके अंदर जो डेटा हमें चाहिए होता है वो हमारा इसके ऊपर आउटपुट के तौर पे आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये काम इस कंप्यूटर ने हमारा करके दे दिया है। अब ये मॉनिटर स्क्रीन्स जो होती हैं, अब इस मॉनिटर स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। देखो, मॉनिटर स्क्रीन के अंदर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले तो उसकी टाइप्स पूछी जाएगी, दूसरा पूछा जाएगा कि मॉनिटर स्क्रीन्स जो होती हैं तो वो किससे मिलके बनी होती है। तो मॉनिटर स्क्रीन हमारी बेसिकली बनी होती है पिक्सल्स से। मॉनिटर स्क्रीन किससे बनी होती है, पिक्सल्स से। अब पिक्सल्स क्या होते हैं, ये हमारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ठीक है, आप कभी भी स्क्रीन को देखोगे तो आपको देखो ऐसे हल्के 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 डॉट्स दिखाई देंगे। अब ये डॉट्स जब ब्राइट या शार्प हो जाते हैं तो इनसे ही हमारी इमेज बनती है। अब इनके ऊपर दो टर्म्स आती हैं, एक PPI आती है, एक DPI आती है। अब PPI की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो PPI की फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच। PPI की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्सल पर इंच। और DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, डेंसिटी पर इंच। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, डेंसिटी पर इंच। अब DPI का यूज़ हम किसके अंदर करते हैं और PPI का यूज़ हम किसके अंदर करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। DPI का यूज़ हम जनरली प्रिंटर्स के अंदर करते हैं,
DPI का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, प्रिंटर्स के अंदर करते हैं। वहीं PPI की बात करेंगे तो PPI का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मॉनिटर्स के अंदर करते हैं। PPI का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मॉनिटर के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर पिक्सल की बात हम कर रहे थे, तो पिक्सल के साथ हमारे पास एक टर्म आई PPI। PPI के बारे में पता चल गया सबको कि PPI क्या होती है, पिक्सल पर इंच। अब होता क्या है, पर इंच का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मानो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये 14 इंचेस की स्क्रीन है। अब इसके अंदर एक पार्ट होगा, अब इतना पार्ट जो 1 इंच का पार्ट है इसके अंदर, ये 1 इंच का पार्ट है, तो इसके अंदर ऐसे कितने डॉट्स हैं हमारे, ठीक है, पिक्सल्स के। तो अगर ये हमारे 240 डॉट्स हुए 1 इंच के अंदर, इसका मतलब है कि इसकी पिक्सल पर इंच कितने हो गए, 240 हो गए। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर 240 है और दूसरी स्क्रीन के अंदर यहाँ पर 401 है, तो कौन सी स्क्रीन हमारी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो जिस भी स्क्रीन के अंदर जितने ज़्यादा PPI होते हैं वो स्क्रीन हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, उसके अंदर हमारी इमेज जो फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म होती है। अब मानो कि यहाँ 1 इंच एरिया के अंदर मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे मैंने पिक्सल्स लगा दिए। अब ये बताओ जो इमेज बननी है वो इन पिक्सल्स के ऊपर बननी है, तो भैया इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतनी हमारी इमेज ख़राब होगी, डिस्टॉर्ट होगी। वहीं पर अगर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ यहाँ पर पिक्सल 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 ऐसे मैंने पिक्सल्स लगा दिए। अब जितना इनके बीच का गैप कम होगा पिक्सल्स का, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब कहते हैं कि जो हमारे मॉनिटर्स थे वो कितने टाइप्स के अंदर, कितने काइंड्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। तो पहले मॉनिटर की बात करें तो पहला मॉनिटर हमने कह दिया किसको, कैथोड रे ट्यूब को। भैया पुराने ज़माने के टीवी देखे हैं, बड़े बड़े बक्से होते थे। अब उन टीवीज़ को इन्होंने क्या कह दिया है, उनको कह दिया इन्होंने CRT, यानी कि CRT की फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके सामने लिखी हुई है। CRT कहते हैं हम कैथोड रे ट्यूब को। CRT हम किसे कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब को, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी जो स्क्रीन, उसको क्या कहते हैं हम, फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। दूसरी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल। जो पुराने टाइम पर हमारी स्क्रीन सारी थी वो हो गई हमारी CRT। फिर उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हुआ, तो हमारे पास आ गई फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सबको पता है इतनी बात। अब बात करते हैं CRT की। तो CRT के बारे में सबसे पहले यही लिखा गया है कि CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब है तो इसका काम कुछ तो होगा कैथोड रे ट्यूब का। तो इसके अंदर नीचे थोड़ा सा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर हमारे पास एक स्क्रीन होती थी। वो स्क्रीन हमारी हर किसी के अंदर होती है, ठीक है। तो इस स्क्रीन के पीछे जो कोटिंग की जाती थी वो किससे की जाती थी, वो की जाती थी फॉस्फोर से, ठीक है, या फॉस्फोरस कह दो। तो इससे हमारी स्क्रीन की कोटिंग होती थी। अब इसकी कोटिंग के ऊपर क्या छोड़ा जाता था, इसके ऊपर छोड़ी जाती थी, ये क्या जा रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ी जा रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम जिस पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक करेगी इसके, तो वहाँ पर क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। भैया गरम गरम चीज़ यहाँ पर पहुँची है, इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, हीट जनरेट होगा, टक्कर लगेगी तो टक्कर लगने से यहाँ पे क्या हुई, हीट जनरेट हुई। तो ये वाला पार्ट जहाँ पर ये बीम टच हुई, जिस पिक्सल के ऊपर ये टच हुई, जहाँ पर ये फॉस्फोरस की कोटिंग थी, तो वहाँ पर क्या हुई, हीट जनरेट। और हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा क्या करने लग गया, चमकने लग गया। क्या करने लग गया, चमकने लग गया, ग्लो करने लग गया। तो जितने पार्ट पर हमारी ग्लो होता है इलेक्ट्रॉन बीम्स के थ्रू, तो वैसे ही हमें इमेज दिखाई देती है टीवी के ऊपर। अब टीवी के ऊपर जितनी स्क्रीन्स में आपको एक्टर दिखती हैं, एक्टर दिखते हैं, विलन दिखते हैं, एक्ट्रेस दिखाई देती हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम कभी ऊपर रहती है कभी नीचे रहती है। ये बार बार 1 सेकंड के अंदर कई सौ बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब इसके लिए आपके पास ये भी होगा कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि
30 बार ये फ्लक्चुएट करेगी, 30 बार का इसका रिफ्रेश रेट है या इसका 60 का रिफ्रेश रेट है। तो ये रिफ्रेश रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक इमेज को 1 सेकंड के अंदर कितनी बार रिफ्रेश किया जा रहा है, यानी कि बार बार स्क्रीन के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है हमारी जहाँ जहाँ पड़ती है वो हमारा ये फॉस्फोर का जो पार्टिकल होता है उसको ये ग्लो करती है, जिसकी वजह से हमें टीवी के ऊपर इमेज दिखाई देती है। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, हाथ से तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए जो लगाया गया था वो लगाया गया था डिफ्लेक्टर। ये हमारा डिफ्लेक्टर लगाया हुआ। अब इसका काम क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर टॉप की तरफ लेके जाना, राइट की साइड लेके जाना, लेफ्ट की साइड लेके जाना और बॉटम की साइड लेके जाना। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस बीम को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाती रहती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकली। अब तो आपने देखा होगा जैसे रोड पर भेड़ चलती हैं, ठीक है, जो गडरिए भेड़ को लेकर चलते हैं तो वो भेड़ क्या करती हैं, एक एक करके सीधी सीधी एक के पीछे एक चलती हैं। लेकिन कुछ होते हैं शैतान इसके अंदर, तो वो शैतान भेड़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, टोली से बाहर निकलती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। तो जो गडरिया होता है वो क्या करता है, उनको मैनेज करता है डंडे से। तो वो एक के पीछे एक चलती रहती हैं, क्यू बनाकर, लाइन बनाकर। तो यहाँ पर लाइन बनवाने का और उनको एक के पीछे एक चलाने का काम किसका होता है, हमारा फोकसिंग सिस्टम का। अब ये फोकसिंग सिस्टम क्या करता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आवाराओं की तरह ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं उनको क्या करता है, ये मैनेज करता है और उनको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भेजता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे फोकसिंग सिस्टम की। अब फोकसिंग सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो इलेक्ट्रॉन आखिर आए कहाँ से थे, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे आए थे इलेक्ट्रॉन गन से। अब इस इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स निकाले। जैसे हमारी जो गन होती है उससे बुलेट निकलती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज होती है। भैया कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज नहीं होगी तो हम इनको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे सीआरटी के, जो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते थे। अब इन कंपोनेंट्स को देख लो। इलेक्ट्रॉन गन की हमें बात करी थी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, कंट्रोल इलेक्ट्रोड होते थे। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते थे, भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये तो नहीं ना कि आपका टीवी 24 घंटे आपने ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकते रहे, स्क्रीन पे इमेज बनती गई। आपको बंद भी तो करना है। बंद करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल इलेक्ट्रोड है। अब डिफ्लेक्शन योग देखोगे तो डिफ्लेक्शन योग का काम क्या है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना, उनको डायरेक्शन देना। डिफ्लेक्शन योग का काम क्या था, उनको मैनेज करना। भाई नीचे भी जाना है तुझे, लेफ्ट में भी जाना है, राइट में भी जाना है, ठीक है। फिर बात करी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन की। अब ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन क्या है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, ये आपकी स्क्रीन थी, इसमें यहाँ पर आप बैठ के टीवी देख रहे हो और यहाँ पर बैठ के आप टीवी देख रहे हो, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पिछले पार्ट को हमने किससे कोटेड कर दिया है, फॉस्फोरस से। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ से ढम, जैसे ही टक्कर मारी ये यहाँ पर चमका, आपको दिखाई दी, ओह ये तो दीपिका पादुकोण है, वाह मजा आ गया, ठीक है। अब इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आती है, इलेक्ट्रॉन बीम, और जब वो हिट करती है हमारी फॉस्फोरस के ऊपर, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें सीआरटी की, तो सीआरटी के अंदर भी कुछ डिसएडवांटेज थे भैया। एक तो सबसे ज़्यादा भारी थे, ये बड़े थे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि हाई पावर कंजम्पशन करते थे ये, ठीक है। साइज़ का पता है, वेट का आपको पता ही है। अब बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। जैसे ही फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स आए तो इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स ने किसको रिप्लेस करा, पहले तो ये बताओ मुझे, इन्होंने रिप्लेस कर दिया सीआरटी को। अब जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स थे ये कैसे थे, कॉम्पैक्ट थे, ठीक है, इनका वेट कम था, प्लस में ये इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते थे। तो इनको भी इन्होंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को कहा इमिसिव डिस्प्ले
और दूसरे को कह दिया इन्होंने नॉन इमिसिव डिस्प्ले। अब इनके अंदर भी दो तरीके की डिस्प्लेज यूज़ करने लगे। तो पहली डिस्प्ले वाला कौन सा हुआ, इमिसिव डिस्प्ले। अब इमिसिव डिस्प्ले के अंदर क्या होता था कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज करते थे, ये लाइट के अंदर चेंज करते थे। किसके अंदर चेंज करते थे, लाइट के अंदर। जैसे कि प्लाज्मा पैनल्स जितने थे या फिर लेड टीवी जो थे हमारे, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इनके अंदर क्या होता था, जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता था, उसको किया जाता था हमारी लाइट के अंदर। अब नॉन इमेजिव डिस्प्ले का काम क्या था, ये पैटर्न्स जनरेट करती थी, ग्राफिक पैटर्न्स। किसकी हेल्प से, कि ये सनलाइट को पहले कन्वर्ट करते थे या फिर लाइट को कन्वर्ट करते थे सम अदर सोर्सेज इनटू किसके अंदर, ग्राफिक पैटर्न्स के अंदर। जैसे कि एलसीडी हो गई हमारी और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हमें याद क्या रखना है, एक तो सीआरटी को याद रखना है, दूसरा हमें याद रखना है दूसरी टाइप की जो हमारी स्क्रीन थी वो कैसी थी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। और उसके अंदर हमारे कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक इमिसिव डिस्प्ले का पार्ट है, एक नॉन इमिसिव। इमिसिव के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, लाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और नॉन इमिसिव डिस्प्ले को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारी लाइट होती थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था ग्राफिक पैटर्न्स के अंदर। जो लाइट होती थी उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता था, ग्राफिक पैटर्न्स के अंदर। तो आज की क्लास में हमने देखा इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सीआरटी के बारे में ध्यान से देख लिया है कि उसके अंदर हमारे पास एक फिनोमिना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। और उस फिनोमिना का काम क्या है, कैसे उत्पन्न होती है वो, तो वो उत्पन्न कैसे होती है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम किसके ऊपर स्ट्राइक करती है, हमारी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती है। तो वहाँ पर एक हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से वो पार्ट हमारा क्या करता है, ग्लो करता है। दूसरी बात हमने क्या करी थी कि जो पीपीआई होता है और डीपीआई होता है, ये दो बेसिक टर्म्स हमारी कहाँ पे यूज़ करती हैं। तो पीपीआई का यूज़ हमने देखा होगा कि मोबाइल्स के अंदर, स्क्रीन्स के अंदर, मॉनिटर्स के अंदर हम पीपीआई का यूज़ करते हैं। वहीं पे डीपीआई की बात करेंगे तो डीपीआई का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, डीपीआई का यूज़ हम करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे, यानी कि प्रिंटर्स के साथ में। इतनी बात सबको क्लियर है। फिर हमने बात करी थी पिक्सल्स की। अब पिक्सल्स क्या हैं, पिक्सल्स हमारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो हमारे स्क्रीन्स को, जो जिनके मिलने से हमारी स्क्रीन फॉर्म होती है। अब 1 इंच एरिया के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी इमेज क्लियर होगी, और जितने पिक्सल्स कम होंगे उतनी हमारी इमेज कम क्लियर दिखाई देगी। तो ये आज के टॉपिक में हमने इतनी सी बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंटर्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।